बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। आपकी बुक के इस टॉपिक में फर्स्ट पैराग्राफ में यह कहा जा रहा है कि इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मतलब, यहां से एमसीक्यू भी आएगा। कहता है 1960 में अगर एमसीक्यू ये आता है तो 1960 की ऑप्शन हो तो आप यही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर 60 की ऑप्शन नजर ना आए तो 1961 की ऑप्शन जरूर होगी, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कहता है 1960 में बैनुल अक़वामी कमेटी ने फिजिकल क्वांटिटीज को बयान करने के लिए डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड्स के एक सेट पर इत्तेफाक किया। कि मतलब सारे मुल्कों से ना साइंटिस्ट को इकट्ठा किया गया, साइंसदानों को बुलाया गया, तो ये एक कमेटी बन गई। तो उन्होंने बैठ के ये कहा कि भाई यार ये वाले जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, यूनिट्स, इनको ये नाम दे देते हैं, इस कैटेगरी में डाल देते हैं, और फिर इनसे जो अखज किए जाएंगे उनको इस कैटेगरी में रख देते हैं, और बाकी जो बचेंगे वो इस कैटेगरी में चले जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ यार ठीक है, सारों ने इस बात पे इत्तेफाक किया। तो ये जो सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था इसको कहते हैं एसआई सिस्टम। तो देखें, द सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको कह रहे हैं एसआई। तब इस एसआई सिस्टम में क्या कहा गया कि भाई 3 काइंड्स के यूनिट्स होते हैं। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये शॉर्ट भी बन सकते हैं और एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सिस्टम जो स्टैब्लिश हुआ उसमें 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स रखे गए। नंबर 1 बेटे, नंबर 1 बेस यूनिट्स। नंबर 1 ये नाम याद रखिएगा, बेस यूनिट्स, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे है बेटे डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। और नंबर 3 पे है बेटे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटे, ध्यान से। आपकी बुक में कहा जा रहा है कि 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट में मेंशन किया होगा द मेन काइंड्स ऑफ, मेन जब पूछी जाए ना मेन काइंड्स बताएं यूनिट्स की, तो फिर आप 2 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग जो मेन काइंड्स ऑफ यूनिट्स हैं वो हैं 2, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? अगर स्टेटमेंट में लिखा हो द टोटल काइंड्स ऑफ यूनिट्स, तो टोटल आपके पास कितनी है? 3, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह चीजें आपने याद रखते जाना है। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए जी बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम डिफाइन करते हैं और इसके टेबल में देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखें बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट को डिफाइन करेंगे द यूनिट्स असाइन टू द बेस क्वांटिटीज। पीछे बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम पढ़ के आ रहे हैं। तो जो यूनिट बेस क्वांटिटीज को असाइन किए गए, जितनी भी बेस क्वांटिटीज कितनी थी? 7, पीछे पढ़ के आ रहे हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, याद है ना? तो उन क्वांटिटीज को जो यूनिट असाइन किए गए ना, उन यूनिट्स को कहते हैं बेस यूनिट्स। क्लियर है डेफिनेशन? अब आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल दिया गया है बेस यूनिट्स का, वो मैंने यहां मेंशन कर दिया है। तो बेस क्वांटिटीज भी 7 थी, बेस यूनिट्स भी 7 ही होंगे। तो वो यहां पे टेबल देख लीजिएगा, इसको आपने रट्टा लगा लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखें, यहां पे नंबर मैंने मेंशन कर दिए कि भाई 7 है, जो पीछे पढ़ के आ रहा है। तो ये आगे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, ये बेस क्वांटिटी है। फिर क्या है? मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही पढ़ी थी ना। अब हम देखते हैं इनके यूनिट्स। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग मेंशन करेंगे एसआई यूनिट्स की। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होगा, इसको आप याद रखना है बेटे, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। अब मीटर आपने इस तरह से नहीं लिखना कि कैपिटल एम और फिर ये इस तरह से मीटर, ये गलत है, ठीक है। तो आपने ये स्मॉल लेटर में लिखना है मीटर, ये निशानी नहीं भूलनी। अगर इस तरह से लिख के आएंगे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो आपने जब भी पूरा लेटर लिखना है वर्ड मीटर, तो आपने फिर उसको स्मॉल लेटर में लिखना है इस तरह से। उसके बाद मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम, टाइम का क्या है? सेकंड, और फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पेयर। ये भी एस छोटा ही है, सही है ना? ये इसको बड़ा ना समझिएगा, ये भी एस छोटा ही है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है? कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। अब इन यूनिट्स के ना सिंबल, इन यूनिट्स के सिंबल आपने मेंशन करने हैं।
तो सबसे पहले मीटर, देखिए मैंने यहां लिख भी दिया है सिंबल ऑफ यूनिट्स के इन ऐसे यूनिट्स के सिंबल। तो मीटर का सिंबल क्या होगा जी, स्मॉल एम, याद रखिएगा कैपिटल एम नहीं लिखना। मैस का यूनिट किलोग्राम है, तो किलोग्राम का जो सिंबल होगा वो क्या होगा बेटे, वो होगा केजी। सही है ना, इस तरह से। सेकंड, सेकंड को आप स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, यही है उसका सिंबल है, सेकंड का सिंबल क्या है, स्मॉल एस। एम्पेयर, अब यहां गौर से सुनिएगा, एम्पेयर का जो सिंबल है ना वो कैपिटल ए होगा, वो स्मॉल ए ना लिखिएगा, वो कैपिटल ए होगा। ठीक है ना, ये बेटे निशानियां याद रखते जाए। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, केल्विन का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, के। ठीक है जी यहां तक। उसके बाद कैंडेला, तो इसका जो यूनिट का सिंबल होगा वो होगा सी डी, कैंडेला। अब यहां गौर से सुनिएगा, मोल का जो सिंबल है वो क्या है, वो है एम ओ एल, मोल। ठीक है, ये है सिंबल, इस यूनिट का सिंबल क्या है, एम ओ एल, मोल। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको टेबल याद है तो यहां से एमसीक्यू कैसे आएगा, वो मैं यहां पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये बना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई यहां से एमसीक्यू किस तरह से पूछा जा सकता है। कहता है देखिएगा, द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है। अल्फा ऑप्शन में है केजी, बीटा ऑप्शन में है सीडी, और चार्ली ऑप्शन आपके सामने, और यहाँ पे डेल्टा क्या है, नॉन, कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, ईमानदारी से जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताएं कि भाई इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा। जल्दी से बेटे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जरूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसका आंसर कौन सा है करेक्ट। चले, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। अब मैं बता देता हूं, देखें बहुत से बच्चे ना चार्ली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनको याद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। वो मोल इतना याद होता है कि वो जैसे ही ऑप्शन में देखते हैं ना मोल ये वाली, फौरन लगा देते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। बात गौर से सुनिएगा, ऊपर लिखा हुआ है देखें यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट देखें, यूनिट है MOLE, मोल। तो MOLE मोल आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कहते हैं वो ई लगाना भूल गए हैं, लिहाजा यही लगा देते हैं चार्ली। बेटे वो भूले नहीं है, आपने गौर करना है, सही है ना। तो देखें ये है यूनिट, जबकि यहां पे MOLE कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी बेटे, डेल्टा, ये ऑप्शन करेक्ट होगी। नान के भाई इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। हां, अगर वो यहां पे लिख देता सिंबल, यहां पे सिंबल पूछ लेता, तो फिर आप देखें कि सिंबल आपके पास क्या है, MOL, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन लगा सकते थे। बात समझ आ रही ना। तो इस तरह से आपने अच्छे से इस टेबल को याद रखना है ताकि कोई एमसीक्यू आए तो आपको आता हो। क्लियर है जी। अब आ जाए डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ चलते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट्स, यानी कि वो यूनिट्स जो इन बेस यूनिट से अखज किया जाए, निकाले जाए, उन यूनिट्स को आप नाम देंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो उन्होंने कमेटी ने जो है ना डिराइव यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट्स आ जाते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैंने पीछे भी बताया था आपको। जो जो यूनिट्स यहां से डिराइव हो सकते हैं वो सारे के सारे डिराइव यूनिट्स में जाएंगे। तो उसके लिए बुक ने एक छोटा सा टेबल दिया जिसके अंदर 5 आपको बता देते हैं, बाकी भी और बहुत सारे आ सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप यही टेबल तैयार कर ले, जिसमें 4-5 भी याद हो जाए तो बहुत है। तो देखें जी यहाँ पे टेबल है जी, सबसे पहले 1 2 3 4 नंबर मैंने मेंशन कर दिए। आगे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, अब फोर्स, वर्क, पावर, चार्ज, प्रेशर, ये क्वांटिटी आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इनके यूनिट्स देख लेते हैं, एसआई यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कह के आ रहे हैं ना कि भाई एसआई सिस्टम में। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटे, न्यूटन। फिर से कह रहा हूं, जब आपने न्यूटन को वर्डिंग में लिखना है ना, पूरा लफ्ज लिखना है, तब आपने साइंटिस्ट का जो भी नाम हो तो उसको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। देखें स्मॉल एन लिखना है, बच्चे लिख देते हैं ऐसे कि ये कैपिटल एन, फिर ये इस तरह से यूनिट फोर्स का न्यूटन, ये गलत है। आपने जब भी पूरा वर्ड लिखना है तो इस तरह से स्मॉल लेटर को यूज करते हुए लिखना है, ठीक है। उसके बाद है वर्क का यूनिट जूल, पावर का वॉट, और चार्ज का कूलम, और प्रेशर का क्या है, पास्कल। ये सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। अब इन यूनिट्स के सिंबल क्या होंगे, ठीक है, तो वो भी यहां पे देख लेते हैं। न्यूटन का सिंबल होगा कैपिटल एन। अब यहां कैपिटल एन लिखना है। अगर साइंटिस्ट का नाम पूरा लिखना चाह रहे हैं तो फिर स्मॉल लेटर लिखेंगे। अगर उसका सिर्फ सिंबल, उस यूनिट का सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं तो फिर कैपिटल एन लिखेंगे। बात समझ आ रही ना, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर सिर्फ साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाह रहे हैं तो स्मॉल लेटर में, अगर सिर्फ उस यूनिट का सिंबल यूज कर रहे हैं तो फिर कैपिटल एन। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, कैपिटल एन, बस। अब आ जाए जी आगे, वर्क यूनिट जूल है, जूल का जो सिंबल होगा वो होगा जे, इसमें भी कैपिटल जे आएगा।
उसके बाद वॉट है तो इसमें W आ जाएगा, कूलम है तो इसमें C आ जाएगा, और उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, पास्कल का जो सिंबल होगा वो होगा P कैपिटल और फिर साथ में A स्मॉल आएगा, ये होगा बेटे पास्कल का सिंबल। क्लियर। अब आगे इस टेबल में एक और नई चीज दी गई है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, कि हम कह रहे हैं कि भाई वो यूनिट डिराइव यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट से अखज किए जाए। तो फिर यहां पे डिराइव यूनिट के सिंबल तो आ गए ना, डिराइव यूनिट्स हमने देख लिए, लेकिन जरा समझें तो सही कि भाई ये किस तरह से बेस यूनिट से अखज किए जा रहे हैं, एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। तो फिर उसके लिए एग्जांपल आपकी बुक यहां पे मेंशन कर रही है। तो देखें, सबसे पहले हम न्यूटन को देखते हैं। तो न्यूटन जो है ये बेस यूनिट से ही एक्सप्रेस किया जा रहा है। किस तरह से, ये देखें जी, जैसे आप 9th क्लास में बेटे पढ़ के आए हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma था, तो फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, मैस का आ गया kg, और एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें जो न्यूटन है यूनिट, ये बेस यूनिट से नहीं अखज किया जा रहा, निकाला जा रहा। kg कहां पे आ रहा है, देखें बेस यूनिट में आ रहा है। मीटर कहां पे आ रहा है, बेस यूनिट में आ रहा है। सेकंड किस में आ रहा है, बेस यूनिट में आ रहा है। तो देखें बेस यूनिट से ही अखज किया जा रहा है न्यूटन को, इसीलिए न्यूटन क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो इस तरह से ये एग्जांपल आ गई। इसी तरह से फिर जाउल को देख लें, जाउल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, यानी कि ये भी आप क्लास 9th में फार्मूला पढ़ के आए हैं वर्क का। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, Fs या Fd, सही है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये वर्क आ गया जाउल, फोर्स का होता है न्यूटन, डी का होता है मीटर। तो ये देखें न्यूटन मीटर बन गया। अब न्यूटन किसके इक्वल है, फिर से ये वाली वैल्यू लिख दे, न्यूटन की जगह ये आ जाएगा और मीटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब kg क्या है, बेस यूनिट, मीटर क्या है, बेस यूनिट, सेकंड क्या है, बेस यूनिट। तो देखें बेस यूनिट से ही अखज किया जा रहा है ड्राइव यूनिट। क्लियर है जी यहां तक। इस तरह से बाकी ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। लो जी, डिराइव यूनिट का टेबल भी तैयार हो गया। अब आपकी बुक में ना इसी डिराइव यूनिट वाले टेबल के अंदर ही ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने अलग से इसको डिस्कस किया है, क्योंकि बेटे देखिए यहां पे हमारे पास नंबर 3 पे क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो वो जो दो इस टेबल में मेंशन किए गए उनको आप अलग से मेंशन करें, ज्यादा अच्छी बात है, सही है ना। तो देखें सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो हैं दो, वो है आपके पास नंबर 1 प्लेन एंगल क्वांटिटी, और यहां पे क्या है नंबर 2 पे सॉलिड एंगल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये फिजिकल क्वांटिटी ही है। अब इनके अगर हम यूनिट्स की बात करें, एसआई यूनिट, देखें ऊपर से ये याद रखिएगा, ये आ रहे हैं एसआई यूनिट्स। तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, सही है, इसको भी स्मॉल लेटर में लिखना है। सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, स्टेरेडियन। अब रेडियन का सिंबल क्या होगा, वो है बेटे RAD, रेडियन, ये है रेडियन का सिंबल RAD, रेड भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टेरेडियन का सिंबल क्या होगा, वो होगा SR, ये है स्टेरेडियन का सिंबल। क्लियर। अब देखें आगे लिखा हुआ है कि भाई ये जो आपके पास रेडियन है ना, ये डायमेंशनलेस यूनिट है, और जो स्टेरेडियन है ये भी डायमेंशनलेस यूनिट है। क्या मतलब कि भाई जिस तरह यहां पे देखें ये जो डिराइव्ड यूनिट्स थे ये अखज किए जा रहे थे इन बेस यूनिट से, ये देख सकते हैं। तो ये वाले जो यूनिट है ना ये यहां से नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते, इसीलिए इनको कह रहे हैं यहां पे कि ये डायमेंशनलेस यूनिट है, कि इस रेडियन को बेस यूनिट से आप निकाल सकते हैं, खस कर सकते हैं नहीं, तो इसीलिए हम यहां पे मीनिंग ले रहे हैं डायमेंशनलेस। इसी तरह से जो स्टेरेडियन है इसको भी इन बेस यूनिट से आप नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए इसको भी कह रहे हैं डायमेंशनलेस। वैसे डायमेंशन का टॉपिक अलग आगे आएगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, एंड पे आएगा। फिलहाल बस डायमेंशनलेस का मतलब यही याद रखें कि भी इन यूनिट्स को हम यहां से अखज नहीं कर सकते, इसीलिए कह रहे हैं कि भी ये क्या है, डायमेंशनलेस है। लो जी, ये आपके टेबल आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो गए। अब याद रहे कि ये जो अभी हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ के आ रहे हैं, दो, रेडियन एंड स्टेरेडियन, डियर स्टूडेंट्स, ये अलग से शॉर्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से इनको डिफाइन करेंगे, यहां पे देखिएगा। रेडियन, इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। क्या मतलब, जरा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, O। अब आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आप रेडियस कहते हैं। तो ये सेंटर है, तो इस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस R। इसी तरह से ये भी क्या होगा, रेडियस R। तो अब इस सर्कल के सेंटर पे
इन दो रेडियाई के बिटवीन बनने वाला ये एंगल कहलाता है डियर स्टूडेंट्स रेडियन। बस इस तरह से आप डिफाइन करेंगे और डायग्राम बना देंगे। और प्लेन एंगल से मुराद फ्लैट एंगल, मतलब रेडियन क्या है, 2 डायमेंशनल एंगल है। यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब स्टेरेडियन, इट इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब 3D एंगल, ठीक है ना, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखें इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, स्फीयर। सर्कल और स्फीयर में फर्क है, सर्कल 2D होता है, स्फीयर 3D होता है। जैसे फुटबॉल है वो स्फीयर है, उस फुटबॉल के ऊपर पैचेस बने होते हैं ना, तो उस पैच को अगर से सेंटर से निकालें तो एक कोन बनेगी, कोन। वो देखें यहां पे ये कोन आपको दिख रही है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स इस स्फीयर के सेंटर पे ये दो रेडियाई आ गए और ये आपके पास क्या है, एरिया। इस कोन का ये क्या है, एरिया। एरिया में 2 साइड्स होती है ना, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब वही मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एरिया है। तो इस सेंटर पे यहां पे जो एंगल ये बन रहा है ना, इसे आप कहेंगे स्टेरेडियन। तो वही बात लिखी हुई है यहां पे देखें, इट इज द सॉलिड एंगल 3D एंगल, 3D एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे एंगल बन रहा है बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे और साथ में ये डायग्राम बना देंगे। तो फिर से सुन लें, स्टेरेडियन क्या है, 3D एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल। लो जी, आप इस तरह से इनको डिफाइन कर दीजिएगा। अब है प्रीफिक्सेस, क्योंकि जो बेस यूनिट का पैराग्राफ है ना आपकी बुक में, इसमें प्रीफिक्सेस को भी डिफाइन किया जा रहा है। आप देखेंगे तो आपको वो लाइन नजर आ जाएगी, तो मैं अलग से यहां पे आपको समझा देता हूं कि प्रीफिक्सेस क्या है। क्लास 9th में भी आप पढ़ के आ रहे हैं। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल्स या लेटर्स एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट से पहले जो कुछ लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा, लेटर होंगे, सिंबल्स होंगे, वो आपके पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। जैसे आपने अक्सर वैल्यू देखी होगी 10 mm, इस तरह से। अब देखें ये है आपका मीटर यूनिट, तो इस एसआई यूनिट से पहले जो कुछ भी है, ये लेटर या वर्ड, ये आपका कहलाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। तो अब इसको पढ़ेंगे 10 मिलीमीटर, यानी कि ये जो मिली है ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्सेस है। इसी तरह से कुछ और भी आ सकता है, किलो जाउल आ जाए, एनर्जी का यूनिट आ जाए, जैसे 10 किलो जाउल। अब देखें जाउल यूनिट है ना एसआई, तो उस एसआई यूनिट से पहले क्या है, किलो, तो किलो क्या है, प्रीफिक्सेस है। क्लियर है। तो आप जो प्रीफिक्सेस है ना एसआई प्रीफिक्सेस सिस्टम, इसको डेसिमल सिस्टम का भी नाम देते हैं। डेसिमल वही 10 वाला सिस्टम, तो इनको 10 की पावर में लिखा जाता है। तो यहां पे आप एक टेबल देख सकते हैं, ये सारे प्रीफिक्सेस है, आटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, तो उनको हमने 10 की पावर में इस तरह से लिखा है। ये उनकी वैल्यूज है, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये इन प्रीफिक्सेस के, आटो का सिंबल क्या है, ए, फेमटो का क्या है, स्मॉल एफ, पिको का क्या है, पी, नैनो का क्या है, एन। तो इनकी फिर आपने 10 की पावर में जो वैल्यूज है ना, इनको आपने याद रखना है, ये यूज होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई प्रीफिक्सेस को आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई है कि इनको हम यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आ जाए या छोटी वैल्यू आ जाए तो उसको लिखना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए उनको 10 की पावर में लिख के ना प्रीफिक्सेस यूज करके आसान बना देते हैं, ताकि देखने में बोलने में आसानी हो। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करते हैं इसी एनर्जी को ले लेते हैं। एनर्जी की एक वैल्यू आ जाती है 36000000। अब देखें मुझे बोलते हुए तकलीफ हो रही थी, 0000, अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये वैल्यू लिखी गई एनर्जी की, इतनी बड़ी वैल्यू, तो आपको देखने में अच्छी लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही। बोलने में भी तकलीफ हो रही है, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, पेज भी जाया होगा। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको 10 की पावर में लिखेंगे। देखें इस तरह से लिखते हैं 36, आगे देखें ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 6। 10 की पावर 6 लिखेंगे तो वही 6 जीरो फिर से आ जाएंगे, तो 10 की पावर में लिख दिया ना। अब देखें ये 36, ये 10 की पावर 6, ये किसकी वैल्यू है, 10 की पावर 6, ये है मेगा। देखें मेगा, तो कैपिटल एम इसकी जगह लिख दें, तो ये आ गया कैपिटल एम, और साथ में यूनिट क्या है, जाउल। अब देखें जरा ऊपर वाली वैल्यू और इस वैल्यू में आपको कौन सी वैल्यू अच्छी लग रही है, और किसको लिखना आसान है, किसको बोलना आसान है, उसको देखें। 36000000, इधर क्या है 36 मेगा जाउल। बोलने में कितनी आसानी है, दिखने में भी ये अच्छी लग रही है वैल्यू, तो इसीलिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। क्लियर है जी यहां तक। तो अब आपने ये टेबल बेटे रट्टा लगा लेना, इसका मैं आसान तरीका बता देता हूं। देखें यहां पे मैं 2 भूल गया हूं, यहां पे 14 है, आपने 16 का टेबल बना लेना है। ये डेका और हेक्टो भी आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें, यहां पे ना आपने ये 2 लिख लेने लाजमी,
ये 2 लिख लेंगे, ठीक है, डेका और फिर हेक्टो, इसी तरतीब से यहां से नीचे लिख दीजिएगा। अब ये बन जाएगा, देखें 10 की पावर 1 और फिर आ जाएगा 10 की पावर +2, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 वो आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 3, तो 1 2 3 तरतीब तक आएंगे, तरतीब से आएंगे। फिर उसके बाद आपने 3 3 नीचे ऐड करते जाना है, तो इस 3 के बाद देखें इसी में 3 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, फिर इसी में 3 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा, फिर इसी में 3 ऐड करेंगे 15 बन जाएगा, फिर इसी में 3 ऐड करेंगे 18 बन जाएगा। तो नीचे पॉजिटिव में आपने इस तरह से याद रखा लेना, रट्टा लगा लेना, गाना बना ले मैं गागी गाटेरा, तो इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर चलेंगे यहां से ऊपर, तो 10 की पावर 1 से ऊपर जब जाएंगे तो आ जाएगा पहले -1, फिर तरतीब से -2, फिर -3, फिर उसके बाद आपने इसमें -3 और ऐड कर देना है, तो वो बन जाएगा -6, फिर इसमें -3 और ऐड करेंगे -9, फिर इसी तरह और -3 ऐड करते जाएंगे, 3 तक ऊपर भी नीचे भी तरतीब से जाना है, फिर आगे 3 3 ऐड कर दे, नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो ये आपका पूरा टेबल बन जाएगा जिसके अंदर ये 16 प्रीफिक्सेस आप याद रख लेंगे। क्लियर है जी यहां तक? अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, यहां से एमसीक्यू या शॉर्ट बन सकता है कि कुछ देखें वैल्यूज 10 की पावर पॉजिटिव नंबर में आ रही है और कुछ नेगेटिव नंबर में आ रही है ना पावर, और कुछ क्या आ रही है पॉजिटिव में, तो इनको फिर क्या नाम देंगे? या एक ही बात है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ये अलग से शॉर्ट में भी आ सकता है, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो प्रीफिक्सेस मल्टीपल्स क्या है? प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर पॉजिटिव, 10 आर पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि वो प्रीफिक्सेस जिनमें आप देख रहे हैं कि 10 की पावर में पॉजिटिव में नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव में नंबर आ रहे हैं, उनको आप बोलते हैं मल्टीपल्स। तो ये सारे आपके पास क्या है? मल्टीपल्स है। इन प्रीफिक्सेस को कहेंगे मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस। और सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस कौन से होंगे? प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर नेगेटिव, आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स। तो जिनकी देखें वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे? सब मल्टीपल्स कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट में, कि अगर आप बुक में देखें ना, ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स है इसके एंड पे ना कुछ पॉइंट्स बना के दिए गए हैं इस तरह से, यहां से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल यूनिट बताए जा रहे हैं, यानी कि एसआई के अलावा जो हम आमतौर पर यूनिट यूज करते हैं हर एक का, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आपने लाजमी पॉइंट्स बेटे खुद देख लेना, मैंने यहाँ पे भी 2-3 मेंशन कर दिए हैं। जैसे वो कहता है द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर द मेजरिंग एंगल, एंगल मेजर करने के लिए जो हम आमतौर पर रिवायती यूनिट यूज करते हैं उसमें डिग्री भी है, आर्क मिनट भी है। कुछ ममालिक वाले तो वैसे ही आर्क मिनट ही यूज करते हैं, डिग्री लेते ही नहीं है। इस तरह आर्क सेकंड है, ये भी आपके पास एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब एसआई की बात करते हैं तो वो फिर हम रेडियन यूज करते हैं। इस तरह से नंबर 2 पे जो पॉइंट क्या है वो है जी द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम के लिए जो आमतौर पर रिवायत बन चुकी है कि टाइम का आप यूनिट यूज करते हैं, उसमें वो कहता है मिनट भी है, आवर भी है, डे भी है, ईयर भी है। लेकिन जब एसआई की बात करते हैं तो फिर हम सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है लॉगरिथमिक यूनिट बेल। आप याद करें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में आप साउंड लेवल पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे आपने बेल और डेसिबल का यूनिट यूज किया था क्योंकि साथ में लॉग फार्मूले में आ रहा था। इसी तरह से नंबर 4 पे जो आगे बताया जा रहा है वो है जी 2 मेट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज्ड इन द ऑर्डिनरी लाइफ, आम जिंदगी में जो हम वॉल्यूम के लिए यूनिट यूज करते हैं उसमें आपके पास क्या है? लीटर। इसी तरह से बड़ी हैवी चीजों के जो मैस के लिए यूनिट यूज किया जाता है वो टन भी यूज किया जाता है। कहते हैं ना यार 1 टन वाला एसी, 1.5 टन वाला एसी, तो ये ममालिक के हिसाब से भी यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, और आमतौर पे जो आप जबान लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से भी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसी तरह से आगे पे 3-4 और है, ये देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। एकड़ एंड हेक्टेयर भी है कि बड़े बड़े रकमों की जब मैच करनी हो तो उसके लिए आप ये यूनिट यूज करते हैं। फिर लास्ट में कहता है द एंगस्ट्रॉम एट द बार, यूनिट्स यूज्ड इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ पे आप ये यूनिट यूज करते हैं। इसी तरह से समुद्रों के अंदर भी बताया जा रहा है कि वहां पे अगर किसी चीज की पैमाइश करनी हो समंदरों के अंदर तो वो आप माइल में करते हैं। ये बहरहाल पॉइंट्स आपने देख लेने, यहां से कोई एक आधा एमसीक्यू आ सकता है। तो लो जी यहां तक टॉपिक एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब जरा आपकी बुक की साइड में यहाँ पे एक छोटा सा और साइड इंफॉर्मेशन में बॉक्स दिया गया है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के नाम से, ये भी लाजमी देख लेना है, यहां से भी एमसीक्यू पक्का आ सकता है। जैसे वो कहता है सन का केजी में मास कितना है, वो है 10⁻30। अब 30 का मतलब देखें आगे 30 जीरो है 10 के बाद, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये सन का केजी में मास दिया गया, तो आप रट्टा लगा लें 10⁻30 केजी। इसी तरह से अर्थ का देखें तो 10⁻25 केजी। तो इस तरह से ये पूरा टेबल बेटे आपने याद रख लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो ऑर्डर दिया गया वो भी आपके पास यहाँ पे बताया गया 10⁻⁻30। इसी तरह से फिर नीचे आएगा तो ये बीच में होगा, तो वो 25 नीचे है, ऊपर -30 है, तो बीच में आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रोटॉन की। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये सेल की बताई गई 10⁻15,
तो ये पूरा टेबल बेटे आपने रट्टा लगाना है। अगर सारा नहीं याद रख सकते तो सन, अर्थ और उसका निशान लगा लें बेटे, अगर है बुक तो, नहीं तो फिर नोट कर लें। सन, अर्थ और उसके बाद आप याद रख लें बुक, कार और डीएनए मॉलिक्यूल और पहला इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम एटम। ये 5 जो मैंने बताया ना, ये आप निशान लगा लें। लो जी, टॉपिक 1.2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।